हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताने वाला हूँ। मीन्स अनुपात एवं समानुपात के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका कि क्वेश्चन हमें एसएससी के सभी वैकेंसीज में कह सकते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीएसआई, एसएससी सीएचएसएल और रेलवे की जो वैकेंसी आती है आरआरबी एनटीपीसी, उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एसबीआई बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। आईपीपीएस बैंक के क्वेश्चन, आईपीपीएस बैंक में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको बीएचयू के सेट में मीन्स सीएचएस के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की टॉपिक के बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात। हमें यहाँ क्या पढ़ना है? सबसे पहला चीज हमें ये जान लेना है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है? दो क्वांटिटीज है, दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन फॉर्म होता है, उसी को हम ये दो पॉइंट से दिखाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। मीन्स ए अपॉन बी, जिसमें कि एक वैल्यू हमारी क्वोशंट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वोशंट कहलाती है। ए अपॉन बी मीन्स ए इज टू बी, इसको हम रेशियो का साइन कहते हैं। दूसरी चीज क्या जान लेना जरूरी है? दूसरी चीज प्रोपोर्शनल। क्या है? प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? दो, जैसे यहाँ पे हमें क्या है? दो इक्वलिटी या ये कह सकते हैं कि दो रेशियो के बीच में जो साइन लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे क्या हुआ? A इज टू B इज, ये जो आपको चार साइन दिख रहा है, ये जो चार पॉइंट दिख रहे हैं, इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। और C रेशियो D के, A इज टू B इज प्रोपोर्शनल टू C इज टू D। इसे इस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसको हम A अपॉन B, और जो ये आपको साइन दिख रहा है, जब ये हटता है तो हम क्या लगाते हैं? इक्वल का साइन लगाते हैं, और ये C अपॉन D हो जाता है। क्या हो जाता है? C अपॉन D हो जाता है। हम इसको हटाने के बाद, किसको? प्रोपोर्शन को हटाने के बाद इक्वल का साइन लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, अगर A इज टू B इज प्रोपोर्शनल टू C इज टू D है, तो जो बीच के दो टर्म्स हैं उन्हें हम मीन टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन टर्म्स कहते हैं। और जो बाहर के दो टर्म्स हैं उन्हें हम एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक चीज और है, प्रोपोर्शनल में हमारे पास जो वैल्यू आती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ये कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू मीन्स बीच में कौन से टर्म्स हैं? बी सी। तो ये क्या हो जाएगा? B इंटू सी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? B इंटू सी के बाद A इंटू डी। हम यहाँ से भी कह सकते थे कि यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में हमें मीन वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, क्या कहेगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। किन दोनों का? जो मिडिल टर्म्स में होंगे तो वो हमारे
एक्सट्रीम टर्म के बराबर ही रिजल्ट देंगे। यहाँ पे अगला जो आप लोगों को मिलता है मीन प्रोपोर्शनल, क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल जान लेना है। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ध्यान दीजिएगा। मीन प्रोपोर्शनल हमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच का फाइंड आउट करना अगर होगा तो ध्यान दीजिएगा, मीन प्रोपोर्शनल इसको लिख देते हैं मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी। क्या? ए एंड बी, ये हो जाता है हमारा ए और बी के मल्टीपल के स्क्वायर रूट के बराबर। क्या हो जाता है? ए बी के स्क्वायर रूट के बराबर। मीन प्रोपोर्शनल अगर हमें निकालना है तो हमें यही वैल्यू निकालनी होगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, वहां पे आप लोग को मैं बता दूंगा। चलिए प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ पहली प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कन्वर्टेंडो। क्या होती है? कन्वर्टेंडो। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे। यदि हमारे पास इफ A is to B is proportional to C is to D, तो ये हो जाएगा which implies A is to A minus B is proportional to C is to C minus D। अगर किसी वैल्यू को किसी क्वेश्चन में पूछता है कन्वर्टेंडो मीन्स कन्वर्ट करने के लिए, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ए इज टू बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, जो नीचे का वैल्यू होगा जैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं ए अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस डी। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कन्वर्टेंडो कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इन्वर्टेंडो। क्या है? इन्वर्टेंडो मीन्स उनके वैल्यूज का रूपांतरण। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी हो तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों अपना स्थान चेंज कर देंगे। अगर हम इसको b अपॉन ए और b अपॉन सी लिख दें तो ये हमारा इन्वर्ट हो जा रहा है। इन्वर्ट मीन्स इसका रेशियो उल्टा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रेशियो उल्टा हो जा रहा है, मीन्स पलट जा रहा है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, अल्टरनेंडो। यहाँ पे अल्टरनेंडो मीन्स ध्यान दीजिएगा, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है? अल्टरनेट जगह पे इसने अपना स्थान बदला है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपना स्थान क्या कर लिया? बदल लिया। तो ये अल्टरनेटिव रिलेशन से बन गए। चलिए चौथी प्रॉपर्टी जान लीजिए। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो ध्यान दीजिएगा कंपोनेंडो हमारे लिए क्या कहता है? हमें इसमें इसके न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर को जोड़ देना होता है। क्या कर देना होता है? जोड़ देना होता है। और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देते हैं, इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोनेंडो हो गया। चलिए अगली
प्रॉपर्टी जान लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी नंबर 5th प्रॉपर्टी क्या है? डिविडेंडो है। क्या है? डिविडेंडो है। ध्यान दीजिएगा, डिविडेंडो में क्या होता है? इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाएंगे। किस में से? डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाएंगे, या ये कह सकते हैं कि वैल्यूज को चेंज भी करेंगे, या ध्यान दीजिएगा न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को घटा सकते हैं। a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ध्यान दीजिएगा डिविडेंडो में a माइनस बी और c माइनस डी, और कंपोनेंडो में क्या था? a प्लस बी और c प्लस डी। मीन्स कंपोनेंडो में हमने क्या किया था? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया था, और डिविडेंडो में न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा। अंतिम और लास्ट प्रॉपर्टीज की क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ दोनों का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, जो दोनों का यूज होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर दोनों एक ही क्वेश्चंस में पूछ रहा हो तो वहां पे हमें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी को निकालना होगा। चलिए, एक टॉपिक और भी है, एक प्रॉपर्टी और भी है, वो भी जान लीजिए। हमें लगा ये अंतिम है, लेकिन एक प्रॉपर्टी और भी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। वो प्रॉपर्टी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होती है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है? जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, यदि a, b एंड c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो, तब क्या हो जाएगा? यदि a, b और c हमारे किस में है? कंटिन्यू प्रोपोर्शन हो, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर 3 दिए हो तब तो क्या करेंगे? a is to b। ध्यान दीजिएगा, a is to b इज इक्वल टू b is to c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ बीच के टर्म्स में कंटिन्यूड प्रॉपर्टी बोला है, तो इसका जो रिलेशन बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, a is to b, b is to c। तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। तो यहाँ कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा a इंटू सी। दैट मीन्स b इज इक्वल टू अंडर रूट a और c को हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म या मीन टर्म। क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीन। तो यहाँ पे अगर कभी किसी क्वेश्चन में क्या पूछे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दे करके वहां पे मीन पूछे, तो आपको यही फार्मूला यूज करना होगा। चलिए, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन को नोट कर दिया है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन इन 5 and 10। तो 5 and 10 में मीन्स 5 और 10 में हमें थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है, और ये थर्ड प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए जो इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में चेंज कर सके। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालने को बोल रहा है, तो दैट मीन्स वहां पे हमें ये पूछता है कि क्या ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, 5:10 तो लिख ही लेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू 10:x।
तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। इसको हम लिख सकते हैं 5/10 इज इक्वल टू 10/x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 5x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100/5 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर हम इसको 5:10 या इस तरीके से लिखिए 5/10 इज इक्वल टू 10/20। तो यहाँ ध्यान दीजिए 5/10 और 10/20 ये इस तरीके से क्या बना रहा है, 5 को इससे काटेंगे तो 1/2 और इससे काटेंगे तो 1/2। तो सभी जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल रिलेशन बनाते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है किसका, 3 और 5 का। अगर हम इसको a और b माने तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास क्या फार्मूला मैंने बताया था, अगर ये a और b है तो अंडर रूट में a इंटू b। क्या निकालेंगे, a इंटू b, विच इम्प्लाइज 3 इंटू 75 अंडर रूट में। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 25। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा रूट के बाहर आएगा तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। मीन्स इसमें इसका मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा, 15 आएगा। मीन प्रोपोर्शन को अगर आप लोग को चेक करना है तो इसी के आधार पे क्या रख सकते हैं, 3/15 और 15/75। तो अगर कट करेंगे तो आप लोग को रिजल्ट सेम मिलेगा। ठीक है, इसको अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड करने का मतलब क्या है कि हम इसको इस तरीके से करना है, हमें क्या चाहिए, मीन प्रोपोर्शन चाहिए। क्या चाहिए, मीन प्रोपोर्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x और 75। हमें क्या चाहिए, मीन प्रोपोर्शन चाहिए। मीन प्रोपोर्शन आपको लोग को मैंने बताया था, मिडिल टर्म हमारा क्या कहलाता है, मीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 3/x इज इक्वल टू x/75 लिखें तो ये क्या बनाएगा, x² इज इक्वल टू 75 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 75 इंटू 3। तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 25 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट में ये 5 और ये 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए 25 क्या लिख सकते हैं, 25:14 या इसको पहले इस तरीके से लिख दीजिए 25, 15, 40, x। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे लिए यही है। इसको सबसे पहले हम किस में लिख लेंगे, 25/15 इज इक्वल टू 40/x। तो यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह अगर करें तो क्या मिलेगा, 25x इज इक्वल टू 40 इंटू 15। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40 इंटू 15/25। तो 5 3 जा 5, 5 जा 5, 8 जा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24। x इज इक्वल टू यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल गया, 24। अगर आपको इस तरीके से चेक करना हो कि ये कंटिन्यूड है या नहीं है तो 25/15 लिखिए और इज इक्वल टू 40/24 लिखिए। अगर कट करेंगे तो आपको सेम एज रिजल्ट मिलेगा, चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/14 इज इक्वल टू x/28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 28 इंटू 8 अपॉन में 14 2 जा 28। तो x इज इक्वल टू 8 2 जा 16। ये रिजल्ट हो गया। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y हमारे लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा x और y क्या है, ये बाहर के टर्म्स को पूछ रहे हैं या अंदर के टर्म्स को पूछ रहे हैं, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये दोनों बाहर के टर्म्स को ही
पूछे जा रहे हैं। तो जब बाहर के टर्म्स को पूछेंगे तो हम यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 16, 16 अपॉन 48 और 48 अपॉन y। इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बना लेंगे। अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम, इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे। x अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 48 पहला, और दूसरा पार्ट क्या है? 16 अपॉन 48, 16 अपॉन 48 इज इक्वल टू 48 अपॉन y। ध्यान दीजिए, दो भागों में तोड़ने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ही ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 इंटू 16 अपॉन 48। तो इससे इसको कट करेंगे तो ये आएगा 3। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 16 अपॉन 3 मिला। क्या मिला? x इज इक्वल टू 16 अपॉन 3 मिला। और यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 48 इंटू 48 अपॉन में 16 3 जा, क्या मिला? 16 3 जा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 8 ये हो जाएगा 144। ये क्या हो गया? 144। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूड है या नहीं है। कंटिन्यूड चेक करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी? x थी। तो x इज इक्वल टू क्या है? 16 अपॉन 3 है, कॉमा 16 तो था ही, 48 हो गया, और अगली वैल्यू क्या है? 144 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन 3 का अपॉन 16 में इज इक्वल टू 48 अपॉन 144। तो ये 3 इधर आएगा और 16 से 16 कट जाएगा, तो 1 अपॉन 3 यहाँ मिलेगा और ये 1 टाइम्स 3, तो ये हो गया 1/3। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो, अगर हम प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन बनता है आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं आप लोग को अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी कुछ ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि आप लोग और भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ओके, गुड लक।